धूप छाँव सब सह जाते, जीवन पथ दुर्गम गह जाते, अरमान न बाकी रह जाते, जब सजती है तन पर खाकी। नए वर्ष की शुभकामनाएं दोस्तों। ये नया वर्ष आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करे और जो आपका सपना है खाकी का, उस सपने को ये नया वर्ष ज़रूर पूरा करेगा। इस साल आपको मेहनत करनी है और आपको इतनी मेहनत करनी है कि हमें खाकी तक पहुंचना है और खाकी तक पहुंचने के लिए जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में विधायिका व कार्यपालिका। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि इससे हम करंट बहुत सारी चीज़ों, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे, हमारा टॉपिक तो है ही ये। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से और इसी क्लास से आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़ और हम लास्ट क्लास से शुरुआत करते हैं, आपको पता ही है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टी। अब बताइए छत्तीसगढ़ की मिट्टी कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है? आप बोलोगे 5 टाइप की मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सी? पहली, लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते थे हम लोग? मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है बताइए? याद करिए, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र पर और मध्य भाग पर। उत्तरी और मध्य भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मटासी मिट्टी पाई जाती है या लाल पीली मिट्टी। उसके बाद हमने देखा था क्या? दूसरा मिट्टी कौन सा? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या जिसे हम बोलते थे क्या? टिकरा, टिकरा मिट्टी। ये कहाँ पर पाई जाती थी? तो ये बस्तर संभाग में पाई जाती है, मुख्यतः बस्तर संभाग में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया बस्तर संभाग। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टिकरा मिट्टी। टिकरा मिट्टी में कौन सी फसल होती है? कौन सी? मोटे अनाज होते हैं जैसे कोदो, कुटकी। लाल पीली मिट्टी में कौन सा अनाज होता है? चावल या धान बहुत ज़्यादा होता है। क्या? धान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें चूने के अंश होते हैं जो धान की पैदावार के लिए उपयुक्त होते हैं। और लाल बलुई मिट्टी में कोदो, कुटकी। उसके बाद तीसरा, तीसरा हमने देखा था लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सुकमा और दंतेवाड़ा के क्षेत्रों पर। इस क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी चिकनी रहती है और सबसे ज़्यादा इसका लोकेशन पूछता है कि कहाँ पे पाई जाती है। तो कहाँ पर? सुकमा और दंतेवाड़ा में पाई जाती है। उसके बाद चौथी मिट्टी, चौथी मिट्टी कौन सी थी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी थी। इसका लोकेशन बताइए कि इसका लोकेशन कहाँ पे था? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? जसपुर पाट वाले क्षेत्रों पे। और बागानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का उपनाम बताइए क्या है? भाठा और मुर्मी। भाठा व मुर्मी। क्या होता है? जब ये सूखती है तो हार्ड हो जाती है, इसीलिए इसका यूज किसमें किया जाता है? घर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें किसके अंश होते हैं? किसके अंश होते हैं? एल्यूमिनियम और लोहा के अंश होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इतनी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद लास्ट मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते थे हम लोग? कन्हार या भर्री या रेगुर। ये काली मिट्टी के उपनाम है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी एरिया है, राजनांदगांव, दुर्ग वाला एरिया, बालोद है ना, और बेमेतरा, इन जिलों पे पाई जाती है। उसके बाद जो पूर्वी एरिया है, मध्य भाग का पूर्वी एरिया, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, इन जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। और ये बस्तर के संभाग में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। और दंतेवाड़ा और सुकमा के कुछ क्षेत्रों पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सर्वाधिक विस्तार किसका है? लाल पीली मिट्टी का। 50 से 55% क्षेत्रों पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी का दूसरा सर्वाधिक विस्तार है। अब चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में प्रशासन। छत्तीसगढ़ में प्रशासन। अब जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन है वो चलता कैसे है?
तो इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं प्रशासन के। कौन कौन से अंग हैं? पहला जो अंग होता है उसे बोलते हैं हम विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? ये कानून बनाने का काम करेगी। विधायिका काम, ये केवल कानून बनाएगी। उसके बाद आया किसका काम? कार्यपालिका का। अब ये कानून बना दिया है विधायिका ने, तो कार्यपालिका क्या करेगी? बोलेगी जिस हिसाब से आपने कानून बनाया है उसी कानून के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो कार्यपालिका का काम क्या हो जाएगा? विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानून के अनुसार कार्य करने का काम कार्यपालिका का हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड अंग, तीसरा अंग, इसे क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या क्या रहेगा? ये जो विधायिका काम कर रही है, कानून बना रही है, वो क्या सही से कानून बना रही है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी कानून बना रही है, आए बाए कानून बनाने जा रही है, कुछ भी कानून। तो वैसे तो उसका काम क्या रहेगा? वो जो न्यायपालिका का काम रहेगा कि विधायिका जो कानून बना रही है वो सही कानून बनाए, ऐसा ना बना दे कि दूसरे पे गलत इम्पैक्ट पड़े, किसी समाज के किसी वर्ग पे गलत इम्पैक्ट पड़े। इसलिए ये विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी जाँच करती है, ये कानून सही है, किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और जो कार्यपालिका काम कर रही है, क्या ये विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार कार्य करिए? ऐसा तो नहीं है कि विधायिका ने कानून ही नहीं बनाया है कुछ और कार्यपालिका कुछ भी काम किए जा रही है। तो ये दोनों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो कार्यपालिका के कार्यों की जांच और विधायिका के कार्यों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग विधायिका। ये हो गया विधायिका। विधायिका कानून बनाने का काम करती है। तो विधायिका कैसे कानून बनाएगी? कैसे कानून बनाएगी? अनुच्छेद 168 के तहत कानून बनाती है। अनुच्छेद 168 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि कानून बनाने का कार्य करेगा राज्य में, है ना। इसे हम बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के गठन के बारे में किसी कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 168, आपको याद रखना है। विधानमंडल के गठन के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 168। ये जो विधानमंडल है इसमें बोला गया है कि 2 सदन हो सकते हैं। ये प्रत्येक जो राज्य है उसमें विधानमंडल होगा, उसमें चाहे तो 1 सदन हो चाहे तो 2 सदन हो। अब कौन कौन से सदन हो सकते हैं? एक होता है विधान परिषद, जैसे आपने जाना होगा राज्यसभा, वैसे ही विधान परिषद होता है। और एक होता है विधानसभा। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाद में मिलने वाली, फैक्ट वाली चीज़ें अभी केवल समझा रहा हूँ। विधान परिषद, विधान परिषद का काम क्या रहता है? विधानसभा, विधान परिषद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बात तो है ही नहीं, ये कुछ कुछ राज्यों में है, अलग राज्यों में है, इसलिए इसका तो कोई काम ही नहीं है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, कोई काम का नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है। विधानसभा हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके कार्यों की बात हम संविधान में करेंगे। अब विधानसभा कहीं काम कार्य करेगी। अब ये कार्य करेगी लेकिन कहाँ करेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि इसके जो मेंबर है जाके पान ठेले में मिले और कार्य करना चालू कर दिए, बोले कि हाँ यार हम ये कानून बनाने वाले हैं। तो बोलेंगे ना यार कि हमें तो कोई एक भवन चाहिए, घर चाहिए जहाँ पे हम कानून बना पाए। तो वैसे ही एक भवन बना दिया गया। ये हो गया, मान लीजिए भवन, है ना, ये भवन बना दिया गया। इस भवन को क्या नाम दिया गया? मिनी माता भवन। मिनी माता भवन। पान ठेला में ना जाना पड़े कानून बनाने के लिए, इसलिए भवन बना दिया गया जहाँ पे सब कानून बनाएंगे। कहाँ? विधानसभा का नाम क्या कर दिया गया? मिनी माता भवन। तो विधानसभा के भवन का नाम पूछता है, कईयों बार पूछा गया है, मिनी माता भवन। मिनी माता किसका नाम था? पहली सांसद बनी थी, छत्तीसगढ़ की पहली सांसद बनी थी ये मिनी माता, उनके नाम पर विधानसभा का नाम रखा गया है मिनी माता भवन, विधानसभा भवन का नाम। इतना चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद अब लोग आ गए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई भी आएगा मिनी माता भवन में और बोलेगा कि नहीं यार चलो अब हम लोग यहाँ कानून बनाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी आए और कानून बना के चला जाए। क्राइटेरिया होता है, कुछ चीज़ें हैं जिसके अनुसार कोई कानून बनाएगा। तो चलिए आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ हमारा हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़। अब जितने लोग हैं यहाँ पे 2011 के अनुसार, 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2,55,00,000 के आसपास यहाँ पे लोग थे। 2.55 करोड़ इतने लोग थे हमारे छत्तीसगढ़ में।
क्या इतने लोग अब बोलेंगे कि नहीं यार मैं भी जाऊंगा, मैं भी कानून बनाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए बोला जाता है कि परिसीमन आयोग का गठन कर देते हैं। परिसीमन आयोग का गठन होता है, परिसीमन आयोग का गठन। और परिसीमन आयोग बोलता है कि हम छत्तीसगढ़ को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये पार्ट ऐसे, ये पार्ट ऐसे, ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ को ऐसे कुल मिला के 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। ऐसे ही 90 सीटों में डिवाइड कर देते हैं। अब बोलते हैं कि आप जिस क्षेत्र से, इस मान लीजिए अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाएंगे ये वाले क्षेत्र से तो आप विधायक बन गए, तब आप आइए मेरी माता भवन में। जब तक आप नहीं जीतते हैं तब तक यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 सीट है। अब ये भी लड़ाई होने लग जाएगी कि जनरल वाला बोलेगा नहीं यार तू ओबीसी का है तो तू चुनाव मत लड़, फिर वो ओबीसी वाला बोलेगा कि तू एससी का है तू चुनाव मत लड़। इसलिए परिसीमन आयोग बोलता है कि जनसंख्या के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी जनसंख्या पे एक सीट रहेगा, कितनी जनसंख्या पे एक सीट रहेगा, वो जनसंख्या के बेस पे परिसीमन आयोग डिसाइड करता है कि किसे कितनी सीट देनी है, कितनी जनसंख्या के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल 90 सीट हमारे काम का है। अब इसको कैटेगरी के हिसाब से भी बांटा गया है कि इतने, जैसे कि 30 सीट हो गई तो इन 30 सीटों पे एसटी वाला चुनाव लड़ेगा, ये 10 सीटों पे जनरल वाला चुनाव लड़ेगा, ऐसे इसे डिवाइड किया गया है। तो इन 90 सीटों को डिवाइड किया गया, तो कुल मिला के 29 सीट जो है, 29 सीटों पे कौन, एसटी या अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने? 29 सीट पे केवल एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। 10 सीट और 10 सीट में एससी या अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोग ही यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं ये 10 सीटों से। ये जो 90 सीट का बंटवारा हुआ उसमें 29 सीटों में केवल एसटी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, 10 सीटों पे केवल अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब बची कितनी सीटें? 51 सीटें बच गई। 51 सीटें में जनरल मतलब यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एसटी वाला चाहे तो ये सीट पे गया और बोलेगा मैं भी चुनाव लड़ूंगा यहाँ से, ठीक है। और एससी वाला चाहे तो यहाँ भी जाके चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो इसे क्या बोलते हैं, ओपन सीट या जनरल सीट आप बोल सकते हैं। यहाँ से हर कोई भी कास्ट का हो, सर कोई यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, इसे हम बोलते हैं अनारक्षित सीट। अब बताइए क्या बोलेगा आपके एग्जाम में कि अनारक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है छत्तीसगढ़ में सॉरी, अनारक्षित सीटों की संख्या कुल छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो 51 सीटें अनारक्षित हैं। अनुसूचित जाति या एससी की सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 10 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटों की संख्या है? तो 29 है अनुसूचित जनजाति के लिए। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि छोटुआ चला गया और जाके चुनाव लड़ दिया। ये हमारे यहाँ छोटुआ है 12 साल का, वो जाके बोलेगा कि यार मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वैसा नहीं है। क्या इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी हो चुनाव 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता। तो जो चुनाव लड़ेगा विधानसभा के लिए, जो मिनी माता भवन में जाना चाहेगा, उसको पहले जब चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, किसी भी जाति का हो, उसे 25 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। 25 साल से कम उम्र का रहेगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि विधानसभा सीट के लिए, सदस्यता के लिए कितने उम्र का, कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? तो 25 साल का होना चाहिए। इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली बैठक हुई होगी विधानसभा की, तो पहली बैठक से तो क्वेश्चन बनेगा ही कि पहली बैठक हुई थी। तो फर्स्ट बैठक के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट बैठक कहाँ पे और कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो रायपुर में एक है राजकुमार कॉलेज, छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल भी यही है, राजकुमार कॉलेज, है ना। ये कॉलेज के नाम से भले है बट ये स्कूल था और अभी भी स्कूल ही है ये, राजकुमार कॉलेज, है ना। तो यहाँ पे पहली बैठक होती है कौन से हॉल में? जसपुर हॉल में। कौन से हॉल में? जसपुर हॉल में। इसमें एक हॉल का नाम है जसपुर हॉल, वहाँ पे बैठक होती है। अब कब होती है?
कब होती है बैठक? तो 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक जो विधानसभा में मेंबर रहते हैं उनकी बैठक होती है। देखिए छत्तीसगढ़ हमारा कब बना? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बन गया, अब बोला जाए कि हाँ ठीक है अब हमारा विधानसभा भी होना चाहिए, तो उसके लिए बैठक होती है। अब उस टाइम पे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत विधानसभा बना देंगे, विधानसभा भवन बना देंगे। इसके लिए बैठक होती है कहाँ पे? राजकुमार कॉलेज में और जसपुर हॉल में। कब से कब तक? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बैठक होती है। अब उस टाइम पे होता क्या है? बैठक तो हो गई, अब आपने ये भवन बना दिया और यहाँ पे बोला कि ठीक है जो जो आए हो चुन के यहाँ पे आ जाओ और बैठो। तो वैसा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मारपीट हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, टीचर अगर ना हो तो बच्चे क्या करेंगे? हुड़दंगी मचा देते हैं ना। वैसे ही सेम यहाँ भी हो जाएगा। जितने विधायक अगर इन पे कोई कंट्रोल ना करे तो क्या होगा? इन लोग आपस में ही कुछ बोलेंगे, चल यार चल चलते हैं थोड़ा सा खेल वेल के गिल्ली डंडा खेल के आते हैं। कोई गिल्ली डंडा खेलने जाएगा, कोई बाटी खेलने जाएगा। तो वैसे तो इसके लिए कुछ लोग रहते हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, मतलब ये पदाधिकारी रहते हैं। इन लोग का शासन चलता है इन लोग के ऊपर, मतलब कुछ पदाधिकारी रहेंगे जो बोलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे विधायक जो चुने गए हैं ये उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ये पदाधिकारियों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कौन कौन से पदाधिकारी हैं? कौन कौन से पदाधिकारी हैं? एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सारी चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। आपको लग रहा हो क्या है यार, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? फिर आप बोलेंगे विधानसभा अध्यक्ष। ये विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, विधानसभा अध्यक्ष। उसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष बोले या प्रतिपक्ष बोले बात तो वही है, नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या बोलता है? ये जो विधायक आपने चुना है अब इन लोगों को क्या करेगा? ये शपथ दिलाया कि तुम यहाँ पे हुड़दंगी नहीं करोगे, संविधान के अनुसार तुम काम करोगे। तो स्पीकर क्या करता है? जो प्रोटेम स्पीकर रहता है वो शपथ दिलाता है। जितने भी विधायक चुने जाते हैं सबको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष का काम क्या रहता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जैसे हमारे यहाँ टीचर होता है वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष होता है। बोलेगा कि तुम चलो तुम खड़े हो जाओ और तुम्हारी जो मांग है तुम क्या चाहते हो वो बताओ। वैसे ही जितने विधायक रहेंगे जब विधानसभा में जाते हैं तो इन लोग की जो बोलना रहता है इन लोगों को वो सारी चीज़ों के लिए अनुमति कौन देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष के अकॉर्डिंग ही, मतलब वो जो विधानसभा का जो नेता होते हैं एक्चुअल में वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। आया समझ में? विधानसभा अध्यक्ष जितने भी यहाँ पे विधायक रहेंगे वो विधानसभा के अध्यक्ष के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, मतलब वो जो बोलेगा कि हाँ अभी आपको खड़े होना है, आप बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे। जहाँ कोई ज़्यादा हुड़दंगई करेगा उसको भी बाहर निकाल देते हैं। जैसे अभी संसद में हुआ था 141 सांसदों को बाहर निकाला गया था ना, तो वैसे ही हमारे यहाँ विधानसभा भी है। विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई ज़्यादा नौटंकी करेगा तो उनको बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए संविधान की मर्यादा में रह के वहाँ पे काम करना पड़ता है। वो कौन बताता है? तो विधानसभा अध्यक्ष बताते हैं। और विधानसभा उपाध्यक्ष भी होते हैं और नेता विपक्ष होता है। नेता विपक्ष का काम क्या रहता है? ये नेता विपक्ष हो गया। जैसे कि मान लीजिए अभी नेता विपक्ष में कौन आएगा? कांग्रेस हार गई है, बीजेपी जीत गई है, ठीक है, तो विपक्ष में कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। और कांग्रेस में बहुत सारे लीडर, जैसे 35 सीटें हैं कांग्रेस की, तो वो बोलेगा मैं बनूंगा। तो वैसे तो हो नहीं सकती कि 35 लोग नेता विपक्ष बन जाए, एक जन बनता है। तो ये 35 जो लोग हैं वो सब लोग बोलेंगे कि चलो अपनी सर्वसम्मति देंगे कि चल यार भाई तू ही बन जा। तो एक जन नेता विपक्ष बन जाता है या नेता प्रतिपक्ष बन जाता है। ठीक है, तो ये 35 लोगों की तरफ से एक जन जो नेता बनता है उसे हम बोलते हैं नेता विपक्ष। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे पहली बैठक जो होती है जसपुर हॉल में, उसके बारे में बात करते हैं। जसपुर हॉल में पहली बैठक। अब
सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ये सारी चीज़ें। अब नेता विपक्ष बना कौन था, नेता प्रतिपक्ष बना कौन था, विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी तो हम थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। अब बताइए कि पहले विधानसभा में कौन विधानसभा अध्यक्ष बना था, विधानसभा अध्यक्ष बना था कौन, बताइए कौन बना था। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष जो संभालने का काम किए थे वह कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पहले विधानसभा अध्यक्ष, मतलब हमारे विधानसभा में क्या क्या होगा, सारे कंट्रोल करने, विधायक लोगों को कंट्रोल करने का काम कौन किया, राजेंद्र प्रसाद। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महेंद्र बहादुर सिंह। महेंद्र बहादुर, नाम याद रखते जाइएगा, सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, बनवारी लाल। बनवारी लाल। अध्यक्ष राजेंद्र, जो राजा रहेगा वही अध्यक्ष बनेगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजा ही अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर है ना, स्पीकर जो बहादुर रहेगा वही तो स्पीकर रहेगा, वही तो अच्छा बोल पाएगा। उसके बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन जा भाई, उपाध्यक्ष बन जा, उपाध्यक्ष बन, उपाध्यक्ष बन, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, उपाध्यक्ष बन। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, पहले नेता प्रतिपक्ष कौन, या नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, तो कौन बने थे, नंद कुमार साय। नंद कुमार साय ये पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। और पहले सीएम कौन बने, बताइए पहले सीएम कौन बने, अजीत कुमार जोगी। अजीत जोगी जी बनते हैं, पहले सीएम अजीत जोगी जी बनते हैं। तो चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई कि चुनाव तो हुआ नहीं, कैसे बन गए सब लोग, होता क्या है, आपको कहानी समझनी जरूरी है। देखिए मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम है मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता दूं और मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं। अगर फैक्चुअल चीज़ें हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, आपको तो वो वहाँ बहुत अच्छा मिल जाएगा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं चीज़ों को समझा दूंगा तो वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं आपको समझाऊँ, ना कि रटा दूँ, ठीक है। तो होता क्या है, 1 नवंबर 2000 अचानक से हमारा छत्तीसगढ़ बन जाता है। अब ये जब छत्तीसगढ़ बन गया, ये पूरा एमपी था, है ना, पूरा एमपी था, यहाँ से हो गया छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ बन गया तो यहाँ के जो विधायक थे, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो जब एमपी रहा होगा तो भी ऐसे, एमपी भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट में रहा होगा विधानसभा सीटों में, है ना। जब छत्तीसगढ़ बना तो इसके जो विधायक थे, ये विधायक लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, अपना उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो जब 1 नवंबर 2000 को होता है कि चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता, आपको याद रखना है कि पहली बार में चुनाव नहीं होता। जो सीएम बनते हैं अजीत जोगी, चुनाव से नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहली बार में जब 1 नवंबर 2000 को जब अलग हो जाता है हमारा छत्तीसगढ़, तो पहले के जो विधायक रहते हैं, उस टाइम के जो विधायक रहते हैं, मध्य प्रदेश वाले में जब मध्य प्रदेश का हिस्सा रहता है, उस टाइम में जो विधायक का चुनाव जीते रहते हैं, यही विधायक लोग किसे बना देते हैं, अजीत जोगी जी को सीएम बना देते हैं। अजीत जोगी जी को सीएम बना देते हैं। अजीत जोगी क्या रहते हैं उस टाइम पे, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। क्या, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं ये। और जो कोई अगर राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, तो उसे 6 महीने के अंदर में अपना पद त्यागना पड़ेगा और विधानसभा में कहीं ना कहीं से उसे जीतना पड़ेगा। तो ये मरवाही जो सीट है वहाँ से जीते हैं, गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, आपने नाम सुना होगा जिले का नाम, वही मरवाही सीट से ये जीत जाते हैं। उसके बाद ये सीएम बन जाते हैं। तो क्राइटेरिया क्या रहता है, 6 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा जहाँ के भी सदस्य रहेगा, अगर उसे सीएम बनना है तो उसे उस सीट को छोड़ना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर उसे चुनाव जीतना पड़ेगा विधानसभा का किसी भी सीट से, तब वो बनेगा। तो जो विधायक यहाँ से चुन के मतलब रहते हैं पहले एमपी वाले से ही, यही लोग बोलते हैं कि हमारे पार्टी वाले, मतलब ये पार्टी किसकी रहती है, कांग्रेस पार्टी रहती है उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी।
तो इन्हीं के ज़्यादा विधायक रहते हैं, तो बोलते हैं कि चलो यार हम लोग एक काम करते हैं, अजीत जोगी जी हैं इन्हीं को बना देते हैं, तो अजीत जोगी पहले सीएम बन जाते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी हमारे काम का है। उसके बाद ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन पहला चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट विधानसभा निर्वाचन कब हुआ था? क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट विधानसभा निर्वाचन कब होता है? तो कब होता है? 2003 में। 2003 से 2008 तक पहली विधानसभा चलती है। तो पहला विधानसभा का निर्वाचन 2003 में होता है, लेकिन पहली विधानसभा कब बनती है? 2000 में बनती है। कब बनती है? 2000 में। ठीक है, याद रखना है, पहला विधानसभा 2000 में बनता है। और जो विधानसभा बनता है उसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? अजीत जोगी। नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है? नंद कुमार साय। उपाध्यक्ष कौन बनता है? विधानसभा का उपाध्यक्ष बनवारी लाल। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर। और विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ठीक है, पहला चुनाव होता है 2003 में और मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर रमन सिंह। कौन? डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी के टाइम में डॉक्टर रमन सिंह क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। जो अभी 2023 में चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। उस टाइम पे 2003 में मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले चुने गए मुख्यमंत्री। इलेक्टेड सीएम अगर बोला जाएगा तो कौन? डॉक्टर रमन सिंह। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर बोला जाए तो अजीत जोगी जी बनते हैं। तो हमें पहले अगर बोला जाएगा तो पहले मुख्यमंत्री कौन? अजीत जोगी जी, बस हो गया। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, इतना ही हमें याद रखना था। अब छठवीं विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं जो अभी करंट में हुआ है। छठवीं विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब ये छठवीं विधानसभा चुनाव कब होता है? 2023 में। बीजेपी की सीट पूछेगा, जरूर पूछेगा एग्जाम में। बीजेपी कुल कितनी सीट पाई? कितनी सीट पाई? 54 सीट बीजेपी को मिला। कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को मिलता है 35 सीट। और अदर को कितना सीट मिला? 1 सीट मिलता है अदर को। आप देखेंगे कुल कितनी सीट हो जाएंगी? 90 सीट। 90 सीट में बीजेपी ने 54 सीट जीता और इसकी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, कांग्रेस हार गई 35 सीट। पहले कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव होता है, हार जाती है और कांग्रेस, फिर बीजेपी जीत जाती है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे, अब जो 2023 में चुनाव हुआ था उसमें लोगों को शपथ किसने दिलाया? जितने भी विधायक बने थे उनको शपथ किसने दिलाया? मतलब प्रोटेम स्पीकर कौन बना? 2023 चुनाव में प्रोटेम स्पीकर कौन बना? कौन बना प्रोटेम स्पीकर? रामविचार नेताम। रामविचार नेताम जी प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। नाम आपको याद रखना है, रामविचार नेताम जी 2023 में जो प्रोटेम स्पीकर बने, मतलब लोगों को शपथ किसने दिलाई? तो रामविचार नेताम, आपको नाम याद रखना है। विचार किए और शपथ दिला दी, ऐसे याद रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है? विधानसभा अध्यक्ष कौन बना अभी 2023 में? करंट में कौन बना? डॉक्टर रमन सिंह। रमन सिंह, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री कौन बने? सीएम कौन बने? श्री विष्णुदेव साय जी। कौन? विष्णुदेव साय जी, है ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनते हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है? नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है? चरणदास महंत। चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। चारों नाम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि जो कार्य करने वाले रहते हैं इसमें आते कौन कौन से हैं कार्यपालिका में? तो कौन कौन आते हैं पहले तो ये देख लीजिए। राज्यपाल साहब आते हैं। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है बताइए, याद होना चाहिए आपको। और कौन आता है? मुख्यमंत्री आते हैं। और कौन आता है? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और इसके अलावा आते हैं महाधिवक्ता।
महाधिवक्ता, ये 4 लोग आते हैं, है ना। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये 4 लोग आते हैं कार्यपालिका में। अब बताइए कि हमारे पहले राज्यपाल कौन बने थे। क्वेश्चन पहला आपके ऊपर ये दागा गया, क्या हमारे पहले राज्यपाल कौन बने थे। तो जो छत्तीसगढ़ में पहले राज्यपाल बने थे उनका क्या नाम था, दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय पहले राज्यपाल हमारे राज्य के। पहले राज्यपाल कौन, दिनेश नंदन सहाय। अभी जो राज्यपाल बनते हैं ऐसे ही कोई बन जाता है क्या, नहीं। क्या इनका चुनाव होता है, नहीं, इनका चुनाव भी नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये नियुक्त करते हैं इनको। तो राष्ट्रपति क्या ऐसे नियुक्त कर देंगे, नहीं, राष्ट्रपति को भी पावर दिए गए। अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब इनकी मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए, क्या छोटा सा कोई भी बच्चा राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं। कम से कम उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, है। और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके अलावा अब इन शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन पूछता है कि जो राज्यपाल रहते हैं अब इनको भी तो कोई शपथ दिलाएगा, तो कौन दिलाता है। तो जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है बिलासपुर में, है ना, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, वो शपथ दिलाएंगे। नियुक्त कौन किया, राष्ट्रपति। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या नियुक्त कौन किया राज्यपाल को, राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 155 के तहत। शपथ इनको कौन दिला रहा है, राज्यपाल साहब को शपथ कौन दिला रहा है, कौन, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। याद रखना है इन्हें, चीज़ें छोटी हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है, इससे बाहर नहीं बनता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये चाहे तो इनको हटा भी सकता है। कौन हटाएगा बताइए, क्या मुख्य न्यायाधीश हटाएंगे, नहीं, राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो राज्यपाल को हटा कौन सकता है, केवल और केवल पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा किसी के पास पावर नहीं है कि राज्यपाल को हटा दे। तो हटा कौन सकता है, या पद मुक्ति कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। अब इनके पास पावर क्या होती है, कार्यपालिका के प्रमुख जितने भी काम होंगे इन्हीं के नाम से किए जाएंगे। जो भी राज्य में काम होते हैं वो सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल का जब तक साइन नहीं होगा तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता है, आपको इतना याद रखना चाहिए। तो राज्य के सारे प्रमुख कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। पहला चीज, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और बताता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, कार्यपालिका का प्रमुख पूछता है क्वेश्चन में, कार्यपालिका प्रमुख कौन, तो कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। अब बताइए कि वर्तमान में कौन है राज्यपाल, तो वर्तमान में राज्यपाल का नाम है क्या, विश्वभूषण हरिचंदन जी, विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जी अभी हमारे राज्यपाल हैं। इनके पहले कौन था, आपको नाम याद रखना चाहिए, कौन, अनसुईया उइके, अनसुईया उइके जी इनके पहले राज्यपाल रहती हैं, फिर इन्हें हटा दिया जाता है और कौन बनते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन जी। इतनी चीज़ें आपको राज्यपाल के बारे में याद रखनी चाहिए। अब क्या सारे काम राज्यपाल कर लेंगे, नहीं, सारे काम कैसे करेंगे, राज्य में इतने सारे काम हैं और राज्यपाल सारे कैसे कर लेंगे। तो राज्यपाल क्या करते हैं, इनको राज्यपाल को पावर मिला है, कौन से अनुच्छेद के तहत पावर मिला है, अगले स्लाइड में देखते हैं। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 बोलता है कि राज्यपाल अपनी हेल्प के लिए, किसके लिए, सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद रहेगी। तो राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद की बात कौन से अनुच्छेद में कही जाती है, तो अनुच्छेद 163 में कही जाती है कि राज्यपाल तो सारे काम कर नहीं पाएंगे तो उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होनी चाहिए। अब
अनुच्छेद 164 क्या करेगा? 164 राज्यपाल क्या करेंगे? किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देंगे 164 के तहत, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके? अनुच्छेद 164 के तहत। कौन करेगा? राज्यपाल। जैसे कि अभी विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, है ना। तो हुआ क्या? तो विश्वभूषण जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किए। अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय जी। कौन? विष्णुदेव साय जी। पहले विष्णुदेव साय जी की नियुक्ति की। अब विष्णुदेव साय जी की नियुक्ति की, फिर इनसे बातचीत किए और बोले कि चलो यार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो विष्णुदेव साय से विश्वभूषण जी बात करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो कैसे हो रही है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। चलिए बताइए, देखिए राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने कर दी। अब ये जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्यमंत्री की, सीएम साहब की नियुक्ति हो गई। किसकी? विष्णुदेव साय जी की नियुक्ति हो गई। अब विष्णुदेव साय जी की नियुक्ति होती है, फिर विष्णुदेव साय जी बोलते हैं चलो यार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। तो विष्णुदेव साय जी के साथ में मिलकर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इतना समझ में आया कि राज्यपाल किसी किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, नाम पूछेगा विष्णुदेव साय जी, उसके बाद कौन किसकी नियुक्ति करते हैं, डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सब कुछ पता हो जाए। अब आगे आगे है मुख्यमंत्री जी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री कौन? अजीत जोगी। कौन? अजीत जोगी जी बनते हैं, मैंने बता ही दिया था आपको पहले। उसके बाद अभी छठवें मुख्यमंत्री, छठवें विधानसभा जो चुनाव हुआ है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? विष्णुदेव साय जी बनते हैं। विष्णुदेव साय जी बनते हैं। अब ये विष्णुदेव साय जी शपथ कब लेते हैं? शपथ का दिन पूछता है, तो कब लेते हैं शपथ? ये 13 दिसंबर 2023 को ये शपथ लेते हैं। शपथ पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि शपथ कब लेते हैं? 13 दिसंबर 2023 को। इसके अलावा राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। राज्य का कार्यपालिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? राज्यपाल हुए थे। वास्तविक में मुख्यमंत्री, कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और इसके अलावा कौन बनते हैं? डिप्टी सीएम भी बनते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। उप मुख्यमंत्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले उप मुख्यमंत्री कौन बना था? तो टीएस बाबा का आपने नाम सुना होगा, टीएस सिंहदेव जी बनते हैं। कौन? टीएस सिंहदेव जी पहले उप मुख्यमंत्री हमारे राज्य के बनते हैं। हमारे राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी बनते हैं। अभी कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं 2023 में। कौन कौन? माननीय विजय शर्मा जी और अरुण साव जी, है ना। ये 2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं। वॉइस सीएम उप मुख्यमंत्री भी 2 बनते हैं, विजय शर्मा जी और अरुण साव जी। अब हम लोग इन उप मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे, सारी मंत्रियों के बारे में जानेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। और मंत्रिमंडल के बारे में मैंने एक ट्रिक आपको पहले से ही बता के रखी है, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि कौन से मंत्री को क्या विभाग मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। रिवाइज जरूरी है, उतना ही ज़्यादा जरूरी जितना कि चीज़ों को सीखना। चलिए पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा कलर सही रहेगा? ये सही है। ठीक है, आइए, ये हो गया पहला स्लाइड। क्या बात करते हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रशासन, छत्तीसगढ़ में प्रशासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानून बने हैं उसके अनुसार कार्य करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? जो विधायिका ने कानून बनाए हैं क्या वो सही है, कार्यपालिका ने जो काम किया है वो क्या वो सही है, विधायिका के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही कि नहीं कर रही, वो सारी चीज़ों को देखता कौन है? न्यायपालिका देखती है। अब विधायिका हमारे यहाँ जैसे कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल के बारे में बोलता है। तो विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं, हमारे यहाँ क्या है? विधानसभा है। विधानसभा है और विधानसभा का नाम क्या है? तो मिनी माता भवन है ना। विधानसभा का नाम क्या है? पूछता है। मिनी माता भवन। पहली सांसद थी हमारे छत्तीसगढ़ की, इसलिए इनके नाम पर विधानसभा भवन का नाम रखा गया मिनी माता भवन। इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी थी। उसके बाद परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग छत्तीसगढ़ को 90 भाग में डिवाइड करता है। कितने भाग में? 90 भाग में परिसीमन आयोग डिवाइड करता है। अभी 90 भाग में कौन से देखेंगे? तो उसमें से 29 भाग में केवल एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। 10 भाग में केवल एससी अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। 51 भाग में केवल जनरल वाले, केवल जनरल मतलब एससी के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, ओबीसी के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। 51 सीटें हैं, इसीलिए ओपन सीटें, अनारक्षित सीटें। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अनारक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या 51 है। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कुल कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। इतनी चीज़ें। और जो यहाँ चुनाव लड़ेंगे उनकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उनकी एज 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बैठक होती है। पहली बैठक कहाँ पे होती है? पहली बैठक राजकुमार कॉलेज में होती है। ठीक है, राजकुमार कॉलेज में और जसपुर हॉल में बैठक होती है। कब? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में 2000 को बैठक होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो चुनाव नहीं होता है, केवल बैठक होती है और यहीं से मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। अब इसमें पदाधिकारी होते हैं जो कि देखते हैं लोगों की, जितने भी विधायक चुन के आए हैं ये पदाधिकारी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो जो बोलेंगे उसके हिसाब, उनके नियमों के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। तो ये पदाधिकारी में आते कौन कौन से हैं? प्रोटेम स्पीकर आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष आते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष आते हैं और नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष आते हैं। अब आगे उसके बाद अब जसपुर हॉल में हमने बैठक करा दिया, तो उस टाइम पे या फिर पहले विधानसभा में कौन विधानसभा अध्यक्ष, कौन प्रोटेम स्पीकर बना? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो कौन विधानसभा अध्यक्ष बना? चलिए पेन का पहले कलर चेंज करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा और आ जाएगा, है ना। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी बनते हैं विधानसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? महेंद्र बहादुर बनते हैं पहले प्रोटेम स्पीकर। पहले उपाध्यक्ष कौन बनते हैं विधानसभा के? तो बनवारी लाल। तो आपने याद कैसे किया था? अध्यक्ष, अध्यक्ष को अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष राजा, जो अध्यक्ष रहेगा वही राजा बनेगा। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, जो स्पीकर जो बहादुर रहेगा वही बोलेगा। उपाध्यक्ष, चल भाई उपाध्यक्ष बन जा, चल भाई तू उपाध्यक्ष बन जा, ऐसे करके। और नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी, और पहले मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी जी। अब देखिए छत्तीसगढ़ हमारा 1 नवंबर 2000 को बनता है, तो मध्य प्रदेश के हिस्से रहते हैं। जब परिसीमन आयोग ऐसे सभी मध्य प्रदेश के हिस्सों को बांट देते हैं सीटों में, तो छत्तीसगढ़ में जितनी सीटें रहती हैं यही सीटें के जो विधायक रहते हैं, विधायक लोग अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। और मुख्यमंत्री किसे चुनते हैं? अजीत कुमार जोगी को। और ये कहाँ से चुने जाते हैं? तो मरवाही सीट से चुने जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। पहला विधानसभा निर्वाचन, वो जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनते हैं उस टाइम पे निर्वाचित नहीं हुए रहते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, बाद में फिर ये चुने जाते हैं, लेकिन निर्वाचन नहीं हुआ रहता। मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है तो विधायक लोग चुन के इन्हें बना लेते हैं, उसे बोलते हैं मध्यावधि चुनाव जो होता है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी क्या है, पहला जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है कब होता है? 2003 को होता है। 2003 से 2008 तक पहली विधानसभा का कार्यकाल होता है, 2003 से 2008 तक। पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? डॉक्टर रमन सिंह। अभी डॉक्टर रमन सिंह क्या है? तो 6वीं विधानसभा में ये क्या है?
विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है कौन है, डॉक्टर रमन सिंह। अब 2023 में जो 6वीं विधानसभा हुई है उसके बारे में, कुल कितनी सीटें बीजेपी ने जीती, क्वेश्चन बनेगा। कितनी सीटें, 54 सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने 35 सीटें जीती और अदर ने 1 सीटें जीती। टोटल कितनी सीटें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, 90 सीटें हैं। आगे आइए। अब 2023 में जो प्रोटेम स्पीकर बने उनका नाम क्या है, प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी, जो कि शपथ दिलाए। शपथ दिलाने काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करते हैं। फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर रमन सिंह। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, श्री विष्णुदेव साय जी बने हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, चरणदास महंत जी बने हैं। नेता प्रतिपक्ष सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, बस रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ बस आप उतने ही करते जाइए। हम लोग अभी एमसीक्यू चलाएंगे और आप देखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर बन ही नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे बने ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ध्यान से चीज़ों को लिखना है। सारी चीज़ें देखिए एकदम जैसी लिखी हुई हैं, बस आप ऐसे ही लिखते जाइए। बस ऐसे ही नोट्स तैयार करना चाहिए आपको। कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिमंडल की बात हो रही है। अब पहले हमारे राज्यपाल कौन बनते हैं, दिनेश नंदन सहाय जी पहले राज्यपाल बनते हैं छत्तीसगढ़ के। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 35 साल की होना चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन पाओगे। अब मुख्य न्यायाधीश जो शपथ इनको कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं राज्यपाल, तो 5 साल के लिए राज्यपाल बनते हैं। इनको हटा कौन सकता है, तो केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, वरना किसी के पास पावर नहीं है जो कि राज्यपाल को हटा पाए। दूसरा, और इनके पास पावर क्या होता है, कार्यपालिका के प्रमुख जितनी भी काम होंगे सारे काम राज्यपाल के साइन से ही होंगे। राज्यपाल अगर अप्रूवल नहीं देता है मतलब वो काम नहीं हो सकते। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब अभी के टाइम में हमारे राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। इनके पहले कौन थे, अनसुईया उइके जी थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद राज्यपाल को पावर मिला है, क्या पावर मिला है, अनुच्छेद 163 के तहत अपनी सहायता के लिए ये मंत्री परिषद रख सकता है। राज्यपाल इतना तो काम कर नहीं पाएगा कि पूरे राज्य को संभाल ले, तो बोलता है कि ठीक है मैं अपने लिए अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद रखूँगा। ये अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद ये रख सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 164 के तहत यह मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो उसमें पहले ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसके बाद अन्य उसके मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय जी हैं। कौन, विष्णुदेव साय जी हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, अजीत कुमार जोगी जी बने थे। अब आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 155 के तहत। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री अगर बोला जाए, मुख्यमंत्रियों के बारे में बात की जाएगी तो अनुच्छेद 164 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्रियों का कर्तव्य भी पूछता है कि इनका कर्तव्य है तो ये अपने इनके जो कार्यों का विवरण है वो कौन से अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 167 के तहत ये कार्यों का विवरण देते हैं। किसको देंगे कार्यों का विवरण, राज्यपाल को देंगे, अनुच्छेद 167 के तहत, है ना। अब मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री अजीत कुमार जोगी, 6वें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जो अभी 6वां विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो विष्णुदेव साय जी बने हैं। कब शपथ लिए हैं, 13 दिसंबर 2023 को। कब, 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेते हैं। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, टी.एस. बाबा बनते हैं, टी.एस. सिंहदेव जी बनते हैं। 2023 के चुनाव में उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, विजय शर्मा जी बनते हैं और अरुण साव जी बनते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसके अलावा भी 2 चीज़ें और आपको याद रखनी चाहिए जो हमें पता होना चाहिए था, क्या
पहली महिला मंत्री भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन बनी है, तो कौन, गीता देवी बनी थी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी, गीता देवी जी बनी थी। और छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री कौन बने थे, तो नंद कुमार पटेल जी बने थे। कौन, नंद कुमार पटेल जी। बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम लोग अपने अभी जो नया चुनाव हुआ है उसमें जो मंत्रिमंडल बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो यहाँ पे मंत्रिमंडल है, उनके बारे में। पहले ये है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इनको कौन कौन सा मिनिस्टर मिला हुआ है, आप कौन कौन सी विभाग मिले हुए हैं, सारी चीज़ आप देखते जाइएगा। सामान्य प्रशासन मिला हुआ है, खनिज साधन मिला हुआ है, ऊर्जा एवं जनसंपर्क मिला है, वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग मिला हुआ है, परिवहन एवं अन्य विभाग मिला हुआ है। और इसके अलावा जो विभाग किसी को नहीं मिला हुआ है वो भी यही रखेंगे, कौन, मुख्यमंत्री जी रखेंगे। कौन कौन से विभाग, सामान्य विभाग, खनिज साधन विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग। आप याद कैसे करेंगे कि इनको कौन कौन से विभाग मिले हैं। देखिए इसकी ट्रिक मैंने एक बताई है एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख सकते हैं। देखिए सामान्य प्रशासन हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास रहता है, तो मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि खनिज साधन या फिर ऊर्जा जनसंपर्क विभाग किसे मिला हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप, मुख्यमंत्री जी को। ऐसी क्वेश्चन बनेगा कि वाणिज्यिक कर विभाग कौन रखा है अपने पास में, है ना, किसको मिला है, तो किसको मिला है, श्री विष्णुदेव साय जी को मिला है। तो आप इन्हें कैसे याद करेंगे। देखिए सामान्य प्रशासन हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास होता है। हमारा छत्तीसगढ़ खनिज में समृद्ध है और ऊर्जा में भी समृद्ध है। इसके अलावा यहाँ पीने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। तो आबकारी और यहाँ की तो संस्कृति में भी है ना। तो ये तीनों जो विभाग है, जो मेन चीज़ें हैं, वो कौन रखा है, तो मुख्यमंत्री जी। मुख्य चीज़ें मुख्यमंत्री जी रखे हैं, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद आगे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, इनको क्या क्या मिला है, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ है इनको, और बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नगरीय प्रशासन आप याद कर सकते हैं, ये 3 विभाग। इसकी भी ट्रिक है क्या, नगर में जो लोग रहते हैं अगर अपने अच्छे से निर्माण कर लें और स्वस्थ रह लें तो वो सूर्य की जैसे चमकेंगे। नगर के लोग अच्छे से अपना निर्माण कर लें और अपने स्वास्थ्य को देख लें तो सूर्य की जगह, सूर्य की तरह, जैसे अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य, तो अरुण की तरह या सूर्य की तरह चमकेंगे। उसके बाद और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, श्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी को कौन कौन सा विभाग मिला है, अभी जो आपकी भर्ती होने वाली है उसमें वो कौन सी विभाग के अंतर्गत आती है, तो गृह विभाग के अंतर्गत आती है। और ये विभाग किसके पास है, श्री विजय शर्मा जी के पास में है, याद रखिएगा। तो गृह एवं जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, है ना, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो आप कैसे याद करेंगे, गृह विभाग, ठीक है। तो घर और गांव में पंचायत होती रहती है, हमें हमेशा घर और गांव में जो पंचायतें होती हैं उस पर विजय पा लेना चाहिए, आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, इनको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग। ब्रिज से आप याद करेंगे ब्रज, है ना, ब्रज जहाँ पे कृष्ण भगवान रहा करते थे, वहाँ पे क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा धार्मिक कार्य होते ही थे, कृष्ण भगवान है मतलब धार्मिक कार्य होगा ही होगा, और कृष्ण भगवान को लोग देखने आएंगे, पर्यटन से रिलेटेड भी चीज़ें हो जाएंगी, संस्कृति तो हमारी अच्छी होगी ही होगी। तो ब्रज, ब्रज कहाँ, जहाँ कृष्ण भगवान रहते थे वहाँ का भी इमेजिन करेंगे, और वहाँ पे शिक्षा, धार्मिक कार्य, पर्यटन चीज़ें वाली चीज़ें होंगी, तो आप ऐसे याद करेंगे। उसके बाद आगे दयाल दास बघेल जी, इनको कौन सा विभाग मिला हुआ है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला हुआ, किसे, दयाल दास बघेल जी को। तो सबको खाना दो, है ना, और उपभोक्ता मतलब जो भी खाने वाले लोग हैं सबको खाना दो, सब पर दया करो, सबको खाना दो, और जितने उपभोक्ता हैं सबको खाना दो, सब पर दया करो, आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे श्री केदार कश्यप जी, इनको कौन सा, वन जलवायु विभाग और जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मिला हुआ है। आप याद कैसे करेंगे, केदारनाथ, केदारनाथ में भीषण तबाही आई थी, क्यों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन से आप ऐसे याद रखेंगे, केदार से केदारनाथ, जलवायु परिवर्तन और वन वाली चीज़ें, है ना, वन काट रहे हैं इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जल से भीषण तबाही आई थी, है ना।
तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, वन काटे, जलवायु परिवर्तन हुआ और भीषण बारिश हुई थी, इसलिए तबाही आई थी। श्री लखनलाल देवांगन, क्या वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग किसे मिला है? श्री लखनलाल देवांगन जी को लख से लाख रुपए याद रखेंगे, लाख। अगर आप वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल चीज़ें करोगे, उद्योग लगाओगे और मेहनत करोगे, है ना, तब आप लाख रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लख से लाख। और अगर आप वाणिज्य कॉमर्शियल चीज़ें करोगे, है ना, और उद्योग और श्रम मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा लाख रुपए। उसके बाद आगे श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, इनको कौन कौन सा विभाग मिला है? महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है, एवं समाज कल्याण विभाग मिला हुआ है। तो आप ऐसे याद करेंगे कि लक्ष्मी जी हैं वो महिलाओं की रक्षा करेंगी, तभी तो समाज का कल्याण होगा। लक्ष्मी जी महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा करेंगी, तभी तो समाज कल्याण होगा। आगे ओपी चौधरी जी, वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, ये किसे मिला है? ओपी चौधरी जी को मिला है। याद कैसे करेंगे आप? पहले के टाइम में जो चौधरी लोग रहते थे, इनके पास पैसा बहुत होता था, तभी तो ये लोगों को देते थे पैसा, किसमें? उधारी में, तब ब्याज कमाते थे, है ना। आपने मूवी में देखा होगा, जो पुरानी मूवी थी उसमें चौधरी लोग को आपने देखा होगा। तो पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी, सारी चीज़ें किसके पास है? ओपी चौधरी जी के पास में है। वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास के लिए जो पैसा, जो कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस जो पैसा आ रहा था वो अपने अपने लोगों को घर बनवा रही थी और जो गरीब लोग थे उनको पैसा नहीं दे रही थी। तो जो ये चीज़ें हैं वो पैसे से ही तो कहीं ना कहीं लिंक है। तो आवास बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन देगा? ओपी चौधरी जी देंगे। योजना बनाएंगे ओपी चौधरी जी, है ना। आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास भी ओपी चौधरी जी देखेंगे। आर्थिक मतलब आपको पता ही होगा, पैसे वाली चीज़ों की बात हो रही है। उसके बाद राम विचार नेताम जी, आदिम जाति विकास देखिए इन्होंने ही प्रोटेम स्पीकर कौन बना था 2023 वाले में? प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? राम विचार नेताम जी, यही है जिन्होंने सबको शपथ दिलाई है। तो आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास और कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग कौन रखे हैं? राम विचार नेताम जी रखे हैं। याद कैसे करेंगे? राम जी विचार करते हैं कि आदिम जाति का विकास कैसे हो, अनुसूचित जाति का विकास कैसे हो, पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास कैसे हो, अल्पसंख्यक लोगों का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, किसानों का कल्याण कैसे हो। आया समझ में? राम भगवान जी विचार करते हैं कि आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान लोगों का विकास कैसे हो। आप ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन बनेगा आप कोई भी अभी करंट में एग्जाम होगा, आप उसका क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और यहाँ जो हम क्लास ले रहे हैं उससे आप मैच करिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ही क्लास से देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा हर चीज़ों को। श्री श्यामलाल बिहारी जी, है ना, श्याम बिहारी जायसवाल जी, क्या लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा एवं 20 सूत्री कार्यान्वयन किसे मिला है? श्याम बिहारी जायसवाल जी को मिला है। तो श्याम मतलब आप जानते होंगे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहो, सबका परिवार का कल्याण हो और सबको अच्छी शिक्षा मिले और चिकित्सा की शिक्षा मिले, है ना। तो कौन बोलते हैं? कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि सबके स्वास्थ्य का, सब लोग अच्छे स्वास्थ्य रहो, अच्छे से स्वस्थ रहो, सबके परिवार का कल्याण हो और सबको अच्छी चिकित्सा मिले। और लास्ट श्री टंकराम वर्मा जी, कौन कौन सा विभाग मिला है? खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, राजस्व एवं आपदा विभाग, है ना। ये दोनों विभाग किसे मिले हैं? टंकराम वर्मा जी को। कैसे याद रखेंगे? गांव में टंकी होती है, टंकी में पानी भरा रहता है, तो इसमें युवा लोग रहते हैं, क्या करते हैं? कूदते हैं, खेलते हैं, खेल कूद करते हैं। टंक से टंकी हो गया, ये टंकी में युवा लोग खेलते हैं। लेकिन कभी कभी जब पानी ज़्यादा होता है तो आपदा भी आ जाती है ना, कोई डूब भी सकता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।